जय श्री राम। हर हर महादेव। मैं अधिवक्ता बागेश श्रीवास्तव वाराणसी से पुनः आप लोग के समक्ष उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर नए ऊर्जा के साथ। और मुझे विश्वास है कि आप लोग भी ऊर्जावान होंगे। सर्वप्रथम आप सभी लोगों को लेखनी के जन्मदाता श्री चित्रगुप्त पूजनोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। चूँकि जो चीज़ हम लोगों ने देखा नहीं है उसके बारे में किसी प्रकार का कमेंट करना सही नहीं है, लेकिन जो चीज़ हम लोग करते चले आए हैं इससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कोई बात सत्य है। जैसे रूढ़ी के बारे में हम लोग कयास लगाते हैं, निरंतरता जो चली आती है, जो सत्यता चली आती है, उसी तरीके से श्री चित्रगुप्त भगवान के बारे में भी जो परंपराएं चली आ रही हैं कि कलमद्वात के जो मेन जन्मदाता थे यानी कि लेखनी के जन्मदाता थे वो श्री चित्रगुप्त भगवान ही थे। उन्हीं के द्वारा लेखा जोखा लिया जाता था, रखा जाता था इस सारे संसार का। और कालांतर में ये माना गया कि हम लोग उसके वंशज हैं और वंशज के नाते सिर्फ हम ही लोग इसके लिए कलमद्वात का पूजा करते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि जो भी व्यक्ति यदि शिक्षा से संबंधित है, लेखनी से संबंधित है, अगर जो कोई लेखा का कार्य करता है या कोई पढ़ाई लिखाई से संबंधित कार्य करता है या उसका आजीविका लेखनी से संबंधित है, यदि वो शिक्षा के माध्यम से किसी प्रकार का आजीविका अपना चला रहा है तो उसे कलमद्वात की पूजा करनी चाहिए। क्योंकि देखा जाए तो यदि जो विश्वकर्मा पूजा होता है, लोग विश्वकर्मा भगवान का उस दिन इसलिए पूजा करते हैं कि जो लोग कारोबार चलाते हैं कल कारखाने पुर्जों के आधार पर, तो वो उनको मानते हैं, चलाते हैं। तो उसी प्रकार ये मेरा मानना है कि यदि कलमद्वात यानी कि शिक्षा के माध्यम से अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं तो हमें श्री चित्रगुप्त भगवान की पूजा करनी चाहिए और साथ में कलमद्वात का भी पूजा करना चाहिए। विषय पर आते हैं समय न गंवाते हुए। साथ में एक निवेदन भी है कि अभी तक मेरे इस चैनल को जिन व्यक्तियों द्वारा सब्सक्राइब नहीं किया गया है कृपया सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि ऐसे ही वीडियो आप लोग को मैं बनाकर अपलोड करता रहूं, सूचना आपको तुरंत मिलता रहे। विषय पर आते हैं। हम लोग चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा मुख्य परीक्षा 2012 में के जो विधि प्रश्न पत्र हैं उसमें उसका आंसर कैसे लिखा जाएगा। और आज हम चर्चा करेंगे विधि प्रस्तुति का यानी कि दंड राजस्व एवं स्थानीय विधि का। चूँकि 2012 में भी अभी संशोधन नहीं हुआ था इसलिए यूपीजेड एक्ट ही था स्थानीय विधि में, लेकिन अब चूँकि राजस्व संहिता 2006 आ गया है तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी क्वेश्चन बनेंगे उसको देखा जाएगा, नहीं तो उस क्वेश्चन को हम लोग एक प्रकार के स्किप करके आगे बढ़ चलेंगे। अब जो इसमें पहला पार्ट है वो आईपीसी से है। आईपीसी से क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1A करेक्ट दहेज मृत्यु के अपराध के आवश्यक संगठनों का वर्णन कीजिए। यह आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध से कैसे भिन्न है। भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उत्तर दीजिए। क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन बना रहा है। पहला तो ये बता रहा है कि दहेज मृत्यु के क्या इसेंशियल हैं। दूसरा कह रहा है कि यह आत्महत्या के दुष्प्रेरण से किस प्रकार भिन्न है, और साथ में ये साक्ष्य अधिनियम को रिलेट करके क्वेश्चन बना रहा है। तो जो इसका पहला पैरा है उसमें यदि देखा जाए तो दहेज मृत्यु के लिए 304B आईपीसी के जो धारा है उसमें बताया गया है और उसमें 2 बातें कही गई हैं। हम थोड़ा सा यहाँ अपने हिसाब से एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के दिमाग में यह है कि यदि विवाह के दौरान जो 7 साल के भीतर का अगर जो कोई अब विवाहिता महिला है उसी के साथ कोई कैजुअलिटी होती है तभी ये दहेज मृत्यु के दहेज हत्या की श्रेणी में वो अपराध आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। मेरा मानना नहीं, क्योंकि उसका जो लैंग्वेज है आप देखेंगे वो तोड़ कर लिखा हुआ है। ये कह रहा है कि जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा की जाती है, ये पहला इसका बात है। दूसरा कह रहा है यानी कि कोई स्त्री है चाहे उसका 7 साल शादी हुआ हो चाहे नहीं हुआ हो, यदि उस स्त्री की मृत्यु दाह यानी कि जलाने से, जलने से या किसी शारीरिक क्षति द्वारा हुआ है। अब ये एक कंडीशन हो गया। दूसरा कह रहा है कि या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है। मतलब एक कोई सामान्य परिस्थिति जनरल रूटीन में कोई मर जाता है, जैसे तबीयत खराब हुआ और उसकी मृत्यु हो गई,
उसके अलावा कोई असामान्य परिस्थिति में मरती है कोई महिला और 7 साल के भीतर मरती है, शादी के जो उसके शादी संपन्न हुए हैं उससे 7 साल के भीतर, तब यह कयास लगाया जाएगा, ये उपधारणा की जाएगी न्यायालय द्वारा कि उसका दहेज मृत्यु हुआ है। और उसके बाद भी तब तक नहीं लगाया जाएगा उपधारणा जब तक कि ये बातें न दर्शित न कर दिया जाए। क्या दर्शित किया जाएगा कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के किसी नातेदार ने, दोनों बातें कही गई, या तो पति ने या पति के किसी नातेदार ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसे तंग किया था। तो यदि ये 2 बातें सिद्ध हो जाती हैं कि दहेज की मांग की गई थी या दहेज के लिए उसके साथ क्रूरता किया गया था मृत्यु के ठीक पहले, अब ठीक पहले का सेंस कुछ भी हो सकता है, तारतम्यता हो सकता है, रेस जेस्टे का भी मामला हो सकता है, वो कड़ियाँ बनी हुई हो सकती हैं, जरूरी नहीं है कि वो एक्यूरेट तुरंत हो, वो दूसरे तीसरे साल में भी हो सकता है, चौथे साल में भी हो सकता है, और ऐसी घटनाएं हुई हैं तो ये माना जाएगा कि दहेज मृत्यु हुआ है। अब चूँकि लोग ये मान लेते हैं कि 7 साल के भीतर यदि मृत्यु हुई है तो दहेज मृत्यु माना जाए, जबकि मेरे हिसाब से 7 साल के भीतर हो चाहे बाद में हो, यदि शारीरिक क्षति के द्वारा उसकी मृत्यु हो रही है या किसी जलने के कारण हो रहा है और इस बात को साबित किया जाता है कि मरने के पूर्व उसे दहेज की डिमांड की गई थी तो दहेज मृत्यु की श्रेणी में आएगा। अब इसमें स्पष्टीकरण भी कह रहा है कि दहेज का मतलब वही है कि दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की जो धारा 2 में दिया गया है उसकी परिभाषा में वो दहेज की श्रेणी में आएगा। अब आते हैं हम लोग आत्महत्या के दुष्प्रेरण के अपराध से कैसे भिन्न है। तो देखिए, आत्महत्या के अपराध के दुष्प्रेरण में जरूरी नहीं है कि वो विवाहिता ही हो, वो अविवाहिता भी हो सकती है, किसी भी उम्र की व्यक्ति हो सकती है, पुरुष भी हो सकता है, महिला भी हो सकती है। यहाँ क्या है, यहाँ विवाहिता होना ये कंडीशन ज़रूरी है, मतलब कंडीशन प्रेसिडेंट जिसको बोला जाता है, यानी कि पूर्वभाव्य शर्त यही है कि उसको विवाहिता होना जरूरी है और उसमें कोई ऐसा बात नहीं है। उसके बाद दंड के मात्रा में भी अगर जो देखेंगे तो दंड की मात्रा में भी ये 304B में जो है दंड की मात्रा अधिक है, जबकि आपके 306 में देखेंगे तो उसमें 10 वर्ष तक की ही सज़ा की बात कही है, न्यूनतम कोई बात नहीं कहा गया। उसमें जब देखेंगे 304B में तो 7 वर्ष से कम का नहीं होगा, किंतु आजीवन कारावास तक का हो सकता है। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन का आप आंसर दे सकते हैं। एक और जो इसमें क्वेश्चन में बनाया गया है जो कि साक्ष्य अधिनियम को रिलेट करके बता रहा है कि इससे क्या है। तो देखिए, धारा 113A में जो उपधारणा की बात कही गई कि यदि ये साबित कर दिया जाता है कि उसको मृत्यु के पहले कहीं ना कहीं से उसके साथ क्रूरता हुई है, तो इतना यदि साबित कर दिया जाता है तो 113B में, हम 113 की बात करते हैं, 113B में यदि जो बात कही गई है वहाँ सेल्फ प्रज्यूम की बात कही गई है, यानी कि जो प्रोसिक्यूशन का बर्डन ऑफ प्रूफ होता है, यहाँ पे ये चीज़ नहीं है। यहाँ सीधे सीधे ये बर्डन ऑफ प्रूफ जो है एक्यूट पे चला जाता है, क्योंकि वहाँ सेल्फ प्रज्यूम की बात कही गई है। न्यायालय पहले ही इस बात को मान लेगा कि उसके साथ दहेज मृत्यु की घटना की गई है, जबकि 113B में देखेंगे तो उसमें ऐसा बात नहीं, वहाँ में प्रिज्यूम की बात कही गई। यानी कि अगर जो 306 की बात आती है तो उसमें जो बातें कही गई हैं उसमें ये है कि यदि कोई घटना होती है तो उसके बारे में प्रिज्यूम्शन तो होगा, लेकिन उस तरह का प्रिज्यूम्शन नहीं होगा कि वो अभियोजन पक्ष से उसको साबित करने का भार अभियुक्त पक्ष पर चला जाए, जबकि 304B में ऐसा है। यहाँ अभियोजन के कथानक को साबित करने की ज़रूरत ही नहीं है, यदि बस इतना साबित कर दिया जाए कि उसकी मृत्यु या तो शारीरिक क्षति के कारण हुई है और या जलने के कारण हुआ है या 7 वर्ष के भीतर हुआ है, तो वो असामान्य परिस्थितियों में हुआ है और उसके पहले क्रूरता का ऐसा कुछ भी साक्ष्य जो है दर्शित होने ही चाहिए। अगर जो ऐसा होता है तो सीधे सीधे सेल्फ प्रज्यूम की बात आएगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 भी है। एक सेना का जवान एक्स जो अंतिम 2 वर्षों से अपने घर से दूर था, अवकाश के लिए अपने वरिष्ठ वाई से निवेदन किया था, जिसे वाई ने इनकार कर दिया। इस पर क्रोधित होकर एक्स ने वाई पर 2 गोलियां चलाई। एक गोली वाई के दाहिने पैर के घुटने के नीचे लगी, जिसके परिणाम स्वरूप वह नीचे गिर गया। एक्स ने एक दूसरी गोली चलाई जो वाई के भुजा के ऊपर लगी। 10 दिन बाद वाई की मृत्यु हो गई। एक्स के उत्तरदायित्व की विवेचना कीजिए। देखिए,
इसमें धारा 300 में तो कतई नहीं जाएगा। 299 में जाने की संभावना इसलिए बन रही है क्योंकि उसके गोली लगने के परिणाम स्वरूप ही उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन ये देखा जाए तो वाइटल पार्ट पे इसके कहीं गोली नहीं लगे हैं, कंधे में लगा है, पैर में लगा है। अब चूँकि वो एग्रेसिव था, अंदर से क्रोधित था, 2 साल से चूँकि उसको छुट्टी नहीं मिल रहा था, तो इन सब चीज़ों को देखा जाए तो ये 299 के उसमें जाएगा और धारा 304 के द्वितीय खंड जो है उससे में दंडित किया जाएगा, 304 के द्वितीय खंड के तहत। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये देख लीजिए, आपराधिक अभित्रास से संबंधित विधि का वर्णन कीजिए, किस प्रकार उद्यापन अभित्रास से भिन्न है। तो आपराधिक अभित्रास जो धारा 503 आईपीसी में दिया गया है उसमें बताया गया है कि कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर के या ख्याति या संपत्ति को या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो कोई क्षति करने की धमकी देता है या अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास किया जाए। और उसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य यह है कि 3 बातें है उसमें। पहला तो है ऐसे व्यक्ति को संत्रासित किया जाए, दूसरा ऐसे व्यक्ति से ऐसे धमकी के निष्पादन का परिवर्तन करने के समाधान स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए जिसे वो करने के लिए वैध रूप से आबद्ध न हो, या जो वैध रूप से आबद्ध है उसको करने के लिए लुप्त कराया जाए। तो इस तरीके से कराया जाता है तो ये माना जाता है कि आपराधिक अभित्रास का वो उसने अपराध किया है। अब इसमें जो बातें कही गई हैं उसको या तो उस व्यक्ति के शरीर की क्षति की जाए या किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की क्षति की जाए, और उसके क्षति को या संपत्ति को जो भी है ख्याति को नुकसान इस कारण से दिया जा रहा है जिससे वो हितबद्ध है कि उसको संत्रासित किया जाए, मतलब उसको एक प्रकार से एनॉयंस की स्थिति में लाया जाए, आपराधिक संत्रास किया जाए। और साथ में उसका उद्देश्य क्या है कि या तो कोई वो वैध कार्य करने के लिए वो लाइबल है तो उसको रोका जाए, न करने दिया जाए, या जो अवैध कार्य उसको कराने के लिए किया जाए। तो इस तरीके से वो आपराधिक अभित्रास की श्रेणी में आ जाएगा। लेकिन उद्यापन में आप देखते हैं तो उद्यापन में यहाँ किसी व्यक्ति को क्षति और भय की तो दी जाती है या उसे कोई हितबद्ध व्यक्ति को दिया जाता है, किसी अन्य व्यक्ति को, लेकिन उसका आशय क्या होता है? संपत्ति को बेईमानी पूर्वक परिधान कराना, न कि यहाँ कोई ऐसा कार्य कराना जो वैध रूप से करने के लिए वो आबद्ध है या आबद्ध नहीं है उसको करने के लिए, या कोई वैध रूप से आबद्ध है तो उसको करने में लोप करने के लिए। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसमें अंतर इसको लिखा जा सकता है कि 383 में जो इसके इंडिग्रेंट्स क्या है और धारा 503 में इंडिग्रेंट्स क्या है, इसके अलग अलग लिखे जा सकते हैं। अब इसमें एक केस था, रमेश चंद्र अरोड़ा का मामला था। इसमें कहा गया था कि अभियुक्त द्वारा किसी लड़की का कोई अश्लील चित्र ले लिया गया था और उसके पिता को पत्र लिखकर धमकाया गया था कि यदि वह उसे तुष्टि राशि नहीं देगा तो वह उस चित्र को प्रकाशित कर देगा। न्यायालय द्वारा निर्धारित किया गया कि अभियुक्त ने आपराधिक अभित्रास का अपराध किया था, न कि उद्यापन का। तो एक अंतर जो है हम लोग देखते चले आ रहे हैं, उसको इस तरीके से दिया जा सकता है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम पूर्ण कर सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 भी देख लेते हैं। ये कह रहा है कि मिस्टर ए एक अस्थायी हृदय रोगी को बी के साथ राजनीतिक बहस के लिए लाया गया और बहस के दौरान बी उसको क्रूरतापूर्वक देखा और कहा कि तुम्हारे जैसे व्यक्ति को उस समय तक पीटना चाहिए जब तक कि उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। यह सुनने पर ए को हृदय आघात हो जाता है और उसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो जाती है। बी के उत्तरदायित्व की विवेचना कीजिए, राज्य की ओर से तर्क भी दीजिए। देखिए इसमें भी जो धारा 299 है और 304 ए का जो 304 का जो द्वितीय खंड है उसके तहत जो है ये जो है लाइबल होगा, क्योंकि इसमें जो स्पष्टीकरण दिया गया है ना 299 का, ये कह रहा है कि वह व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को जो किसी रोग विकार या अग्निशैथिल्य से ग्रस्त है शारीरिक क्षति करता है और तद्वारा वह उस दूसरे व्यक्ति की मृत्यु कारित देता है, उसकी मृत्यु कारित करता है या समझा जाएगा। चूँकि ये कोई भी ऐसा कार्य करने के द्वारा हो सकता है क्षति, लेकिन यहाँ एक थोड़ा सा दुविधाजनक ये बात आ रही है कि उसने सिर्फ मुंह से अपने बातों का प्रयोग किया है, न कि उसको शारीरिक क्षति कारित किया है। यदि किसी को किसी व्यक्ति से बोलने से यदि किसी को हर्ट हो जाए, हृदय गति रुक जाए, तो ये कहीं ना कहीं से थोड़ा सा दुविधाजनक है। लेकिन मेरे हिसाब से 299 के जो इंडिग्रेंट्स हैं इसमें आते हैं,
चूँकि परिणाम वही था, उसके द्वारा यह बात जानकारी थी कि उसको हृदय की बीमारी है, और फिर उसने ये बात कही थी जिसके वजह से परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु हुई है। लेकिन ये चूँकि न तो उसके शरीर को टच किया गया है, न तो ऐसा कुछ किया गया है, तो मेरे हिसाब से 304 का जो सेकंड पैरा है उसके हिसाब से उसको दंड किया जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 ये है, आपराधिक मानववध और उतावलेपन या उपेक्षापूर्ण कृत्य द्वारा मृत्यु कारित करने के बीच अंतर बताइए। देखिए, ये धारा 299 और 304 ए जो है उसमें अंतर की बात कह रहा है, और बहुत बड़ा अंतर है, क्योंकि जहाँ उतावलेपन उपेक्षा की बात आती है वहाँ इंटेंशन बहुत मायने रखता है। जब धारा 299 में आप देखेंगे तो वहाँ इंटेंशन भी है और ज्ञान भी है, उन दोनों बातों को लेकर के चल रहा है, और उसका जो परिणाम होता है मृत्यु, वो धारा 299 की श्रेणी में आता है। जबकि 304 ए में देखते हैं तो आपको फिर 268 299 को आपको ध्यान में रखना होगा, 268 और 290 उसको ध्यान में रखना होगा, और उसके उपरांत आपको 304 एक को ध्यान में रखना होगा। तब इसका अंतर आपको स्पष्ट समझ में आएगा, और इस हिसाब से आप इसका उत्तर दे सकते हैं। क्योंकि 399 हो चाहे धारा 300 हो, मृत्यु एक व्यक्ति की होती है, मानव का ही मृत्यु होता है, लेकिन उसकी जो लायबिलिटी होती है वो अलग अलग हो जाता है। अलग अलग लायबिलिटी इसलिए होती है कि इंटेंशन हर जगह और ज्ञान, ये दो चीज़ ऐसा है जो हर धाराओं को अलग अलग आच्छादित करता है, और उसी तरीके से लायबिलिटी भी तय की जाती है। तो इस तरीके से इसका आंसर दे सकते हैं, क्योंकि दंड के मामले में भी है, धाराएं भी अलग हैं, वहाँ आशय और ज्ञान की बात है, यहाँ उपेक्षा और उतावलापन है। परिणाम के बारे में इसको पता नहीं होता है वहाँ, जबकि परिणाम के बारे में इस बात का पता होता है। तो ये पूर्वाग्रह भी हो सकता है, और उपेक्षा और उतावलापन में जो है किसी व्यक्ति के प्रति किसी प्रकार का इंटेंशन नहीं होता है, वो तुरंत शरीर की एक समझिए कि क्रिया है जो कि उत्पन्न होती है, उसके कारण से वो क्रिमिनल लायबिलिटी में आता है। इस तरीके से क्वेश्चन का आंसर इसको पूर्ण कर सकते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 3B, ये कह रहा है कि ये अपनी शिष्या बी जो 17 वर्ष की आयु की है को अपने साथ विवाह करने का वचन देता है और अपने साथ सहवास करने के लिए उस पर दबाव बनाता है। वह उसको विवाह का मिथ्या आश्वासन दिया और बी को यह विश्वास दिलाते हुए कि वह ए की विधिपूर्ण विवाहिता पत्नी है से कपटपूर्वक विवाह संस्कार भी कराता है। बाद में ए ने उसको अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। ए द्वारा कौन सा अपराध कारित किया गया है और क्यों? अपने उत्तर का कारण दीजिए। देखिए, ये धारा 493 आईपीसी और धारा 376 के तहत दंडनीय अपराध है, और जो धारा 375 में जो बताए गए हैं खंडों को, तो उसमें जो 6वां खंड है उसमें सीधे सीधे कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति यदि 18 साल से कम उम्र का है तो वो वो महिला 18 साल से कम उम्र की है तो चाहे वो उसकी पत्नी ही क्यों न हो, क्योंकि जो इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया 2017 का मामला था उसमें पत्नी को भी बाहर कर दिया, क्योंकि पत्नी को उम्र में जो था वो 16 साल तक उसमें मान्य कर दिया था, जो 18 से 16 के बीच में है। लेकिन यहाँ उस केस के बाद ये कह दिया गया कि 18 साल से नीचे की चाहे वो पत्नी हो चाहे कोई भी हो, यदि उसके साथ उसके सहमति के बिना यदि मैथुन करता है, चाहे सहमति हो या ना हो, ये भी बात कही गई है उसमें इंडिपेंडेंट थॉट बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के मामले में, तो वो सीधे सीधे रैप की श्रेणी में आएगा और 376 में दंडनीय होगा। चूँकि 493 में जो बातें कही गई हैं उसमें ये कहा गया है कि हर पुरुष जो किसी स्त्री को जो विधिपूर्ण उससे विवाहिता न हो प्रवंचना से यह विश्वास कारित करेगा कि वह विधिपूर्ण उससे विवाहित है और इस विश्वास में उस स्त्री को अपने साथ सहवास या मैथुन कारित करेगा, वह दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगी। तो ये धारा 493 और धारा 376 के तहत लाइबल होंगे और उसमें दंडित किए जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4A है, एक भूमिधर को अपने जोत का अंतरण करने के लिए क्या निर्बंधन है? एक भूमिधर अपने खाते की भूमि को कब लगान पर उठा सकता है, वर्णन कीजिए। देखिए, ये चूँकि यूपीजेड एक्ट से संबंधित क्वेश्चन पूछा है, लेकिन यदि हम भू राजस्व संहिता सन 2000 भू राजस्व में कह दे रहा हूँ बार बार क्योंकि मिस्टेक हो जा रहा है, राजस्व संहिता सन 2006 जो है
उसमें धारा 89 आप पढ़ते हैं तो 89 में ये बात कहा गया है कि कोई अंतरण जो होगा वो कितना तक हो सकता है, मतलब कोई व्यक्ति कितना अर्जित कर सकता है। तो उसमें बताया गया है कि चाहे वो दान द्वारा या क्रय द्वारा कोई व्यक्ति जो है वह भूमिधर अपना अर्जित कितना संपत्ति कर सकता है। तो उसमें बताया गया है कि एक भूमिधर अपने पूरे परिवार को मिला करके चाहे दान द्वारा या विक्रय द्वारा या क्रय द्वारा अपने संपत्ति को यदि प्राप्त करता है तो उसकी पूरी संपत्ति 5.0586 हेक्टेयर से अधिक नहीं होनी चाहिए, ये बात है। लेकिन उसमें ये भी बात कहा गया कि यदि कोई फैक्ट्री से संबंधित कोई मामला है या कोई सिंगल पर्सन लाइबिलिटी वाली कोई कंपनी है या कोई चैरिटेबल है या कोई इस तरीके का प्रयोजन है जो चैरिटेबल प्रयोजन से है या कमर्शियल प्रयोजन से है, तो वो 5.0586 हेक्टेयर से अधिक भूमि भी अर्जित कर सकता है। लेकिन उसके लिए उसको परमिशन लेना होगा, लेकिन उसमें क्राइटेरिया है। यदि वो संपत्ति 5.0586 से लेकर के 20.2344 हेक्टेयर तक है तो उसके लिए डीएम से परमिशन लेना है। और यदि वो अर्जित भूमि यदि 20.2344 से लेकर के 40.4688 हेक्टेयर तक है तो उसके लिए आयुक्त से परमिशन लेना पड़ेगा। और यदि उससे से भी अधिक कोई ज़मीन अर्जित करना चाहता है कोई तो उसके लिए उत्तर प्रदेश राज्य सरकार से परमिशन लेना पड़ेगा और तब वो जो है उसको क्रय कर सकता है। दूसरी बात, जब आप धारा 98 और 99 में देखते हैं राजस्व संहिता की, तो उसमें बताया गया है कि कोई भी यदि अनुसूचित जाति का कोई व्यक्ति है तो उसको अनुसूचित जाति को ही अपने विक्रय करना होगा और किसी अन्य को कर रहा है तो उसके लिए बाकायदे डीएम से परमिशन लेना होगा। जबकि 99 में आप देखा जाए तो उसमें डीएम की परमिशन की बात तो नहीं कही गई है, लेकिन उसमें ये बात कहा गया कि अनुसूचित जनजाति का कोई व्यक्ति है तो अनुसूचित जनजाति के सिवाय किसी अन्य व्यक्ति को विक्रय या क्रय नहीं कर सकता है। तो इस तरीके से आप निर्बंधन का आप आंसर दे सकते हैं यदि राजस्व संहिता के अकॉर्डिंग देना हो तो अब चूँकि इसमें हम देख रहे हैं कि सभी जो भी क्वेश्चन हैं ये सब यूपीजेड एक्ट से ही संबंधित हैं। 5B भी है, 4A भी है। अब जैसे इसमें है कि अनुसूचित जनजाति के संक्राम में अधिकार वाले भूमिधर को अपनी जोत का वसीयत करने पर कोई निर्बंधन है, यदि है तो क्या निर्बंधन है। तो अब ये यूपीजेड एक्ट के माध्यम से पूछा है, जबकि जब आप पढ़ेंगे धारा 107 राजस्व संहिता का तो उसमें बताया गया है कि हर एक भूमिधर अपना वसीयत कर सकता है, लेकिन चूंकि इन लोगों को वसीयत करने का पावर नहीं है उसी प्रकार लागू होगा जो धारा 98 और 99 में लागू होता है। यानी कि वसीयत भी करना होगा तो इनको सिर्फ और सिर्फ माने 99 का अकॉर्डिंग देखा जाए तो अनुसूचित जनजाति के ही किसी व्यक्ति को कर सकते हैं। और यदि 98 को देखा जाए तो उसमें जो परमिशन लेने की बात है तो यदि किसी दूसरे व्यक्ति को करना चाहता है जो उस जाति का नहीं है तो उसके लिए फिर डीएम का परमिशन लेना होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5B भी है, ये भी यूपीजेड एक्ट से क्वेश्चन संबंधित है तो इसका कोई बहुत रिलेवेंसी नहीं है। 5B भी है, वही बात कह रहा है कि वह कौन सी संपत्तियां हैं जो क्रमशः ग्राम सभा एवं भूमि प्रबंधक समिति में निहित हैं। तो ये उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के सुसंगत, तो इसको यदि राजस्व संहिता के अंतर्गत देखेंगे तो उसमें धारा 58 दिया गया है और धारा 77 दिया गया है। उसमें बताया गया है धारा 59 में कि कौन सी संपत्ति है जिसको राज्य सरकार ग्राम सभा में निहित कर सकती है या ग्राम समिति में न्याय पंचायत समिति में निहित कर सकती है। धारा 77 में बताया गया है कि कौन सी संपत्तियां हैं जिसको किसी व्यक्ति का उस पर अधिकार नहीं होगा, उस पर प्रबंध और जो भी व्यवस्था होगा वो ग्राम सभा का होगा। तो इस तरीके से भी इसका भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब इसके बाद से जो क्वेश्चन है 6B का वो उत्तर प्रदेश शहरी भवन किराए पर देने एवं किराए तथा बेदखली से संबंधित है और इन सबों का चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। बाकी के एक्ट में जो भी हैं इसमें सब लोकल लॉ से ही है। अब जो पार्ट बचा है आईपीसी ख़त्म हो गया है, दूसरे पार्ट में हम सबको लगभग कवर कर लेंगे, कुछ रिपीटेड क्वेश्चन भी हैं। तो ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में
और मुझे विश्वास है कि आप लोग को मेरी बातें समझ में ज़रूर आई होंगी। जो मैं धाराओं का वर्णन किया हूँ उसका आप लोग ज़रूर पढ़ लीजिएगा, बेयर देख लीजिएगा, कमेंट्री भी देख लीजिएगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।